स्टार्ट हो गया? हाँ हो गया। चलो देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है अंधा युग। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, इसका लेखक कौन है, ये थोड़ा सा परिचयात्मक हम लोग ये पढ़ते हैं। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं हिंदी में, अधिकतर स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है, इसके बारे में जानता ही नहीं, बस क्या होता है हम गेस पेपर से रटते हैं, इसलिए हमको बड़ा भारी लगता है। इसका कम से कम हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहीं से चाहे तुमको यूट्यूब से सोर्स मिले या किसी टीचर से, इसके बारे में हमको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो तुम अपने से भी लिख सकते हो, बशर्ते तुम्हारा हिंदी राइटिंग थोड़ा अच्छा होना। अच्छा, तो तुमको नंबर, तो ये किसी भी हिंदी का या तुम या कोई भी, चाहे हिंदी में लिखो, बिहार बोर्ड वाले हिंदी लिखो, हिंदी कैंसर लिखो, या हिस्ट्री का लिखो, या साइकोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का लिखो, इसमें क्या दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत क्या होता है कि जैसे सिंधु घाटी सप्ताह पढ़े तो उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। क्या करते हैं हम, जैसे हिस्ट्री में हमको सिंधु घाटी सप्ताह पढ़े तो इसमें क्या होता है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, तो फिर हमको हमारा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, हम बैठ के रटते रहते हैं सिंधु घाटी सप्ताह क्या है, सिंधु घाटी सप्ताह क्या है, तो उसको नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को समझना, इसके स्टोरी समझेंगे, ये अपने आप आसान हो जाए। तो आज हम अंधा युग के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में आखिर दिया गया क्या है और ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या है, तब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो अब हम इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पहला समझो, इसका अंधा युग एक्चुअली है क्या। एक्चुअली ये जैसे कि गद्य है, पद है कि नाटक, इसमें लिखने का एक तरीका होता है। गद्य पद यानी कोई कहानी है या कोई कविता है या एक नाटक। तो पहला पॉइंट ये एक नाटक के रूप में लिखा गया। ठीक है, पहला क्या है, ये एक नाटक है। क्या है, नाटक है। नाटक करने का मतलब होता है कि एक ऐसा शैली जिसको इस तरह से पात्र के रूप में लिखा रहता है, जैसे कि अस्वस्थ माने, जैसे इसमें अलग अलग पात्र है, क्योंकि ये इसका कहानी अदो पहले हम बता देते ये नाटक है। ठीक है, इसका कोई ना कोई लेखक होगा। तो हर किताब में तुमको 2-3 चीज जानना पड़ेगा कि जैसे ये गद्य हुआ या पद हुआ तो नाटक हुआ, इसका लेखक कौन है। दूसरा पॉइंट क्या हमको समझना पड़ेगा, इसका लेखक कौन है, तुम्हारा कौन है। जैसे यहाँ देखो, इसका धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती इसका लेखक हो गया। इसमें देखो ब्रैकेट में जैसे लिखा रहता है 1926 से, इसका मतलब क्या होता है पता है, बताओ इसका है क्या है ये, इसका ये जीवन का समय होता है। इस देखो सिंपल बात नहीं जानता है, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं, ये सब याद रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जैसे धर्मवीर भारती, हाँ ये लिखा होता है कि ये इसका जो है ये तुम्हारा ये धर्मवीर भारती है, जिसका ये जीवन काल है। ठीक, अब पहला बात, अंधा युग में है क्या, इसमें स्टोरी क्या चल रहा है, आखिर ये क्यों मतलब है, ये क्या चीज है, इसमें क्या लेखक कहना चाहते हैं इस टॉपिक के माध्यम से, पहला। दूसरा माध्यम से इसमें क्या क्या कौन कौन पात्र और क्या क्या चीज है। ठीक है, तो पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कहानी है महाभारत, इसलिए ये आसान है समझना। ये क्या कहानी है, ये महाभारत का। तो पहला टॉपिक समझ लो, तो इससे क्वेश्चन भी आता है। पहला बात ये नाटक हुआ, और दूसरा इसमें ये कहानी, पहला तुम्हारा ये नाटक है, दूसरा ये कहानी है महाभारत का, ये पूछता भी है क्वेश्चन, ये क्या कहानी है, महाभारत का। तीसरा इसका लेखक, लिखते जाओ ऐसे, लेखक हम भी लिखेंगे, नहीं तो इसको लिखने दो, लेखक। ठीक है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है, डेट लिख लो, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे इसका थी 1997, ये हो गया इसका तुम्हारा लेखक। इस तरह से ये नाटक है, ये महाभारत का कहानी है। अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा, लेखक। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें किस चीज के बारे में कहानी बताया गया, तो महाभारत का। दूसरा इसमें पॉइंट क्या होता है, महाभारत का किस दिन का, तो महाभारत का 18वें दिन का से कहानी शुरू होता है। इसको ऐसे लिखो, 18वें दिन से कहानी शुरू होता है। ठीक है, तो यानी अंधा, अब देखो इस टॉपिक में महाभारत का कहानी है, लेखक धर्मवीर है, और महाभारत का अब महाभारत का क्या कहानी होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, महाभारत पढ़े नहीं, कभी पढ़े हो महाभारत, देखे हो, देखे क्या है इसका कहानी, थोड़ा सा बताओ शॉर्ट में। रामायण पढ़े हो, रामायण पढ़ना या सुनना या धारावाहिक देखना, कुछ भी। ठीक, देखे फिर महाभारत बारे में हमको पता नहीं,
क्या पता है महाभारत का थोड़ा सा बताओ कोई स्टोरी जो आता है, बताओ कहाँ से शुरू होता है, क्या कैसे है इसका। कोई सीरियल देखती हो? नहीं हम नहीं देखते हैं तुम लोग? हम नहीं देखते आजकल कौन फेमस? एक टाइम वो छोटी बहू अभी सीरियल है वो यादव जी जो मरा था, तो उसका भी सीरियल काफी फेमस हो गया। वो लोग बहुत जाते हैं। हाँ तो महाभारत ये रामायण कोई कहानी पता है? देखो इसीलिए जरूरी होता है हर चीज पढ़ना, काम का चीज। जैसे क्या होता है हम लड़कियां सीरियल देखते हैं लेकिन रामायण महाभारत के बारे में जानते नहीं है, तो ये स्टोरी है महाभारत का, ठीक है। अगर महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी तुमको स्टोरी पता है तो अच्छा से तुम जो है इसको समझ सकते हो। हाँ बस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आइडिया देना पड़ेगा कि ये क्या कैसे है, ठीक है। तो ये महाभारत का। चलो अब हम बात करते हैं। तो ये मोटा मोटी एक नाटक है, ये महाभारत का स्टोरी है। और अब इसी में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। देखो अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़, फिर आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बंद कर। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या सब है, काव्य नाटक। काव्य नाटक मतलब वही नाटक ही है, ठीक है। धर्म भारत जन्म कहाँ हुआ, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ये खत्म हो जाएगा आज के बाद इसको पढ़ा लेंगे हम जो कह रहे थे। हाँ जैसे कि काव्य नाटक हो गया, अंक कितने इसके बारे में बताते हैं। जैसे धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ, धर्मवीर भारती का शिक्षा, और हम जो कहना चाह रहे थे युग, हाँ अंधा युग किस युग को कहा गया है, ये हो गया। और कलयुग का आगमन, एक रुक जाओ, इसके बारे में हम जो कह रहे थे। पात्र कैसा है, तो प्रतीकात्मक है। अंधा युग का कथानक, चलो हटाओ, इसमें जो हम कहना चाह रहे थे वो अब नहीं मिलेगा। हम देखो महाभारत, ये कहानी क्या है महाभारत का, ठीक है। महाभारत से कैसे, महाभारत पूरा बहुत लंबा है, समझे। अब चलो आ जाओ, ये हमारा ये पहला बात हम समझ ले, ये कहानी किसका है, महाभारत का। हम जो इसमें खोजना चाह रहे थे जो महाभारत का, हाँ देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछा, अंधा युग की कथा किस ग्रंथ पर आधारित है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया ना, अंधा युग की कथा है, ये मान एक कथा है। देखो कथा मतलब होता है सिंपली कहानी, कहानी का चाहे तुम नाटक के रूप में लिखो या जैसे हो, तो ये कहानी किसका है, महाभारत, यानी ये महाभारत से लिया गया तुम्हारा ये स्टोरी है। उसमें अब देखो अब महाभारत तो टोटल बहुत बड़ा है, तो महाभारत में जैसे गीता अलग से है, ठीक है। तो गीता है, जैसे कृष्ण जी का प्रवचन है इसमें गीता में, तो बहुत लोग गीता अलग से छाट, ये टोटल महाभारत बहुत लंबा है, तो उसमें से अलग अलग लोग अलग अलग काम का छाट लें। तो अंधा युग उसी में से छाटा गया एक छोटा सा स्टोरी है। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं अब समझाते। तो इसके लिए तुमको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, महाभारत के बारे में समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलो अब हम आते हैं महाभारत, क्या बोलते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इसको अंधा युग क्यों बोला गया और लेखक क्यों इसको अंधा युग का टॉपिक सेलेक्ट करके इसके बारे में बताया गया। अब हम आए महाभारत पे। देखो महाभारत, ठीक है। तुमको कुछ हो याद है, बताओ कुछ भी कहानी है तो बताओ। कृष्ण का कहानी, धृतराष्ट्र का कहानी, कौरव का कहानी, पांडव का कहानी, कोई कहानी है तो बताओ। कौरव क्या बेटा था, अरे ठीक है, वो तो अभी कौरव के बारे में 100 गो बेटा था, तो ये तो हमारे काम का नहीं ना है अभी, ठीक है। दूसरा, अच्छा छठ में पांडव का यूज करते हैं, तो पांडव का भी कहानी है, ठीक है। देखो हम छठ में यूज करते लेकिन कभी सोचते नहीं है कि पांडव कहाँ से आया है, क्या चीज है इसका स्टोरी। तो जीवन है मतलब ऐसा ही हमको सीखना, हमको लोग क्या होता है ना, उत्साह अगर हो तो हम हर चीज सीख सकते हैं, मतलब जानने का क्यूरियोसिटी उसको बोलते हैं, कि कोई चीज जानने का इच्छा हो कि ये क्या चीज है नहीं है। अगर हमको पता होगा तो हम क्या करते हैं आसानी से, जैसे कौरव के बारे में ये जान लिए, पांडव के बारे में जान लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको महाभारत थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसका कहानी जैसे दिखाया जाता है तुम किसमें, महाभारत के सीरियल में, तो उसका उदय बहुत पहले सिखाया जाता है कि कौरव पांडव से पहले, बहुत पहले भरत वंश से भरत हुए, फिर भरत से और राजा होते होते मेन ये कौरव और पांडव पे ये कहानी रुकता है, क्योंकि यहाँ पे भयानक युद्ध होता है। और ये युद्ध किस चीज का है, देखो ये कौरव का, ठीक है, और पांडव का युद्ध है, ठीक है। ये युद्ध मतलब महाभारत की स्टोरी में, ठीक है, बैक स्टोरी अभी नहीं हमको ज्यादा समझना है,
वो अलग अलग राजा हुआ, ठीक है, कैसे कैसे उसमें उसका भी कहानी चलता है 8-10 दिन तक। लेकिन हम आते हैं कौरव और पांडव। कौरव पांडव का स्टोरी क्या है यही समझना होता है, महाभारत जहाँ से ये पूरा लड़ाई शुरू होता है। तो ये मुद्दा होता है जमीन का। अच्छा, हमारे यहाँ पहले इसके आप देखो एक चीज़ और समझना पड़ेगा। अब ये कौरव पांडव को सही, यहाँ पे इतना बेसिक लोगों का कमजोर होता है ना। अब इससे पहले हमको ये भी समझना होगा कि पहले राजा बनता कैसे था, राजा कौन होता था, कैसे होता था, ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो राजा पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। ये सब स्टोरी क्या है तो सुनो, हम स्टोरी आप समझाते हैं तुमको थोड़ा सा। एक कंसेप्ट क्या है देखो, राजा का पुत्र ही राजा होगा। पुत्र में भी कौन सा, जो सबसे बड़ा होगा, क्या सबसे बड़ा होगा। देखो तो ये कौरव अब समझाते हैं तुमको कि ये कहानी कैसे उलझा और क्या हुआ धृतराष्ट्र का कहानी महाभारत में, तब अंधा युग के बारे में समझ में आएगा। ठीक, अब समझो कि कौरव ऐसे समझो। चलो यहाँ पे दो साइड है महाभारत में, ठीक, बैक करके समझते हैं। एक है पांडव, ठीक है, पांडव क्या है, 5 ब्रदर्स है, 5 भाई हैं। कौरव के बारे में हमको पता है, कहा जाता है 100 भाई है, लेकिन इसके भाई से ज़्यादा हमको समझना है इसके पिताजी के बारे में। क्या है, इनके दोनों के पिताजी के बारे में। इनके पिताजी हैं पांडु, क्या है, पांडु। इनके पिताजी हैं कौन, धृतराष्ट्र, क्या है, धृतराष्ट्र, ठीक है, ये धृतराष्ट्र है। तो इनके पिताजी हैं धृतराष्ट्र, इनके पिताजी हैं पांडु। ये होते हैं बड़े, ये होते हैं छोटे। सुनो कहानी ध्यान से समझो, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का होता है। तो नियम क्या होता है, सुनो ध्यान, रूल क्या होता है कि हमारे पुराने नियम के अनुसार राजा का बेटा ही राजा होगा, पहला रूल। दूसरा नियम कि बड़ा बेटा ही राज करेगा, समझे। 2 रूल समझो। जो हमारे यहाँ राजतंत्र होता है, हम जो अथी में क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि अलग अलग सरकार चलाने की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, जिसमें एक होता है राजतंत्र, फिर दूसरा प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में किसमें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजतंत्र का मतलब सीधा सा राजा के द्वारा शासन, प्रजातंत्र माने लोगों के द्वारा शासन। राजतंत्र तो समझो, राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये रूल होता था। उसमें कोई चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारा, वो अच्छा हो बुरा हो। जैसे मुगल में पढ़ेंगे तो औरंगजेब सब काफ़ी क्रूर राजा हो गया बाद में, ठीक है, औरंगजेब के बाद कुछ राजा बहुत क्रूर होता था, लेकिन फिर भी क्योंकि राजतंत्र था तुम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी मजबूरी थी कि वो राजा उसके साथ तुम्हारा रहना पड़ेगा। प्रजातंत्र में क्या है कि लोगों को वोटिंग के थ्रू अधिकार है, हमको जिसको चुनना होगा जिसको चुनेंगे, जिसको नहीं चुनना होगा नहीं चुनेंगे। तो ये होता है प्रजातंत्र, ये होता है राजतंत्र, समझ में आया। तो अब देखो, अब एक चीज और, राजतंत्र में भी एक रूल था। राजतंत्र में क्या नियम था, थोड़ा सा देखो, थोड़ा स्टोरी बड़ा हो जाएगा लेकिन मजा आएगा। इसके बाद तुमको इसके बारे में आराम से लिख सकते हो, इसलिए थोड़ा पेशेंस से सुनना पड़ता है। अंधा युग में लगभग 25-30 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, समझे कितना नंबर का, अंधा लगभग 25-30 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। सोचो कोई 100 में से 25-30 नंबर आए तो मजा आ जाए। अगर हम पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा ही नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब समझो हम क्या पढ़ रहे थे अभी राजतंत्र के बारे में। अब राजतंत्र में भी नियम था, सुनो, राजतंत्र में नियम ये था कि पहला नियम था कि सबसे बड़ा बेटा ही अधिकारी होगा राज का, ठीक है, सबसे क्या होगा, बड़ा, छोड़ दो अभी बाद में उठाना, अभी जब लिखना नहीं, बड़ा पुत्र ही अधिकार। लेकिन कंडीशन क्या था कि वो योग्य होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो योग्य होना चाहिए, बड़ा पुत्र होगा और योग्यता उसमें होनी चाहिए। योग्यता मतलब क्या होता है, आप बताते हैं योग्यता मतलब क्या होता है, थोड़ा तो मतलब क्या, राजतंत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, योग्य। आप समझो कहानी की दिक्कत क्या है। देखो योग्य मतलब क्या हुआ कि पहले राजा सब बचपन से उसको बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग जैसे कटप्पा बाहुबली तुम लोग देखे हो, बाहुबली में उसका बड़ा भाई से ज्यादा छोटा भाई योग्य होता है, तो उसको लोग पसंद करता है, तो लोग उसको राजा चुनना चाहता है, बाहुबली को, ठीक है ना। ये कहानी स्टोरी सुना हो ना, नहीं सुना तो बता देते।
बाहुबली का ये स्टोरी का छोटा भाई ज्यादा योग्य होता है, लोग उसको पसंद करता है, तो राजा ये भी परीक्षा लेके ये भी चाहता था कि जो ज्यादा योग्य हो उसको हम राजा बना देंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे है। अब धृतराष्ट्र के साथ मतलब दो कंडीशन है, एक तो बड़ा भी होना चाहिए और योग्यता में अगर थोड़ा पिछड़ भी गया फिर भी लेकिन थोड़ा योग्यता मायने रखता था, क्योंकि लोग पसंद भी तो करेगा ना राजा को। तो ईमानदार राजा हमेशा दो चीज को देखता था, एक तो बड़ा भी, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारा, योग्यता। योग्यता मतलब समझ गया, मतलब जैसे उसको सब कुछ आना चाहिए, उसे धर्म ग्रंथ का भी जानकारी होना चाहिए, युद्ध कला में भी कौशल होना चाहिए, ये सब बहुत सारा जो कंडीशन था उसको पता ना। अब समझो, अब इसके बारे में दिक्कत क्या होता है। अब समझो कि ये कहानी महाभारत का इसके साथ क्या समस्या। धृतराष्ट्र है अंधा, दिक्कत क्या है, ये अंधा है तो बड़ा, लेकिन है ये क्या, अंधा। ये क्या है, अंधा है, ठीक है, अंधा है तो बड़ा, योग्यता भी है ठीक ठाक, लेकिन अंधा कैसे राज करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लग गया कि अंधा कोई आदमी कैसे राज करेगा, उसको तो दिक्कत होगा। और अपने टाइम में महाभारत के सेट टाइम में ये जो राज था हमारा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र शब्द था बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब इतना बड़ा राज है, उसको हम अंधे के हाथ में सौंप देंगे तो दिक्कत होगा। जबकि और इसका एक बैक स्टोरी ये है कि तुम्हारा क्या नाम भूल गए, गंगापुत्र भीष्म, सॉरी। तो भीष्म उसमें देखो जब लॉन्ग कहानी पढ़ोगे ना तो इसमें भीष्म भी राज कर सकते, लेकिन भीष्म का राज नहीं होता है, क्योंकि उनका जो है प्रतिज्ञा होता है। भीष्म प्रतिज्ञा जो कि स्टोरी करके पढ़ेंगे तो भीष्म का प्रतिज्ञा होता है, तो इसलिए वो राज नहीं करता है। तो वो सब मामला तो जो महाभारत पढ़े हो जो लोग, तो वो सब मामला अभी मत सोचो। अभी हमारा मामला लटका हुआ है कि धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है, ये इसके पास ये बड़ा है, लेकिन इसकी योग्यता में कमी क्या है, ये अंधा है, ये छोटा है, योग्य भी है। तब तो होता है जनमत। जनमत मतलब एक तरह से लोग विचार करता है कि इस पे क्या होना चाहिए, इससे ये डिसीजन निकालता है कि हम पांडु को ही राज दे देंगे। क्या होता है डिसीजन कि पांडु को ही राज दे देंगे। तो पांडु को जो राज दे दिए, राजा यही बनता है। सुनो क्या होता है, राजा यही बनता है। अब चलो, लेकिन कंडीशन साथ में ये लोगों को दिमाग में रहता है कि अब इस दोनों में से जिसका पुत्र बड़ा होगा, ध्यान से समझो, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, कहानी सुनो। तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब फिर भी देखो इस एग्रीमेंट के तहत इसको राज दिया जाता है कि फिर अगर इसका बेटा अगर हुआ, योग हुआ, तो फिर इसको राजा बना दिया जाएगा। मतलब क्या, बड़ा होना चाहिए और योग होगा तो इसको हम राजा बना देंगे। लोगों का ये जनमत होता था। तो मतलब इसका अगर बेटा फिर होगा तो हम इसको राज बना देंगे, ठीक है, राजा बना देंगे। और इस मतलब इन दोनों में से किसी का जो बेटा योग होगा तो उसको हम लोग राजा बना देंगे। भले ही छोटा था, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या, समझिए कहानी, ये अंधा है, ये छोटा है, लेकिन ये योग्यता है इसमें, इसको राजा बना दिया। लेकिन क्या एग्रीमेंट क्या था कि अगर दोनों में से बेटा होगा, इसका बेटा क्या नाम है बताओ, धृतराष्ट्र का बेटा कौन है, नहीं पता है, इसका नाम है युधिष्ठिर, दुर्योधन, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, युधिष्ठिर, क्या है, युधिष्ठिर, थोड़ा गलती हो गया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, जो भी है। तो इसका अब देखो, इसका पुत्र है ये और इसका ये पुत्र है। अब सुनो, तो अब पहला देखो कंडीशन हम समझ गए कि ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है, इसको राजा बना दिया। होता क्या है, इसको रहता है डिजीज यानी बीमार, क्योंकि कुछ दिन के बाद मर जाता है। क्या होता है, कुछ दिन के बाद मर जाता है, सीट हो जाता है वैकेंट राजा पद का। और नियम होता है राजतंत्र में कि राजतंत्र में कोई भी कभी भी राजा का सीट ज्यादा दिन खाली नहीं रहता, इसीलिए क्योंकि तुरंत बाहर का राजा आक्रमण कर देगा, या नहीं तो आपस में ही विवाद हो जाता था। ये विवाद ऐसा होता था कि जैसे मंत्री लोग, जैसे राजा के आसपास तो मंत्री हुआ, अलग अलग पद के लोग हुए, तो वो आपस में मार कर देगा और आपस में ही विवाद हो जाए। इसीलिए तुम
देखो एक चीज का मतलब होता है, इसीलिए राजा का पद ज्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता। ये मर गया, अकाल मृत्यु हो गया, ये सब है अभी छोटा, युधिष्ठिर अभी है छोटा, दुर्योधन है अभी छोटा, इसको राजा बना नहीं सकते हम, ये लोग शिक्षा के काल में है अभी। पांडु का हो जाता है डेथ, फिर से बैक अब सवाल उठता है, भले ही ये अंधा है लेकिन चूंकि सीट वैकेंट नहीं रहना चाहिए इसीलिए इसको फिर से राजा बनाया जाता है, ठीक है। यानी युधिष्ठिर को हम राजा बना दिए, मजबूरी। मतलब अंधा है लेकिन फिर भी इसको राजा बना, हमारे पास इसीलिए हम क्या करेंगे, ये मर गया, ये सब छोटा है तो इसको राजा बनाना पड़ेगा ना, इसको राजा बना दिए। अब यहीं से हो जाता है खेल खराब। जैसे ही राजा बना इसके दिमाग में घुसने लगता है कि अब मेरा बेटा ही राजा बनेगा। सुनो, क्योंकि देखो अब ये चूंकि राजा रहता है तो हमेशा दिमाग में रहता है कि हमारा बेटा, अब देखो अब एक चीज तो बतेबे नहीं किया तुमको, अब दोनों का जन्म का कहानी बताते। इन दोनों का जन्म हुआ, क्योंकि ये बड़ा है तो लोग उम्मीद करता था ये सब जन्म पहले होगा दुर्योधन का, लेकिन इसका जन्म पहले नहीं होगा, इसका जन्म पहले हो जाता है। ये भी एक लोचा हो जाता है महाभारत। मतलब लोग उम्मीद करता था धृतराष्ट्र का दुर्योधन का बेटा जल्दी जन्म ले लेगा, पर बड़ा हो जाएगा तो इसके मन में था अच्छा बड़ा हो जाएगा तो योग्यता भी हो जाएगा तो बोल देंगे कि ठीक है कि ये राजा हो जाए। मामला तो ऐसे फंस जाता है कि ये पहले जन्म ले लेता है। इसके बारे में एक और स्टोरी है, बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है थोड़ा। ये मतलब मम्मी के गर्भ में है 9 महीना से ज्यादा रह जाता है, इसके बारे में कहानी है, सुनो कहानी सुनो, हंसो नहीं। ये मम्मी के गर्भ में 9 महीना से ज्यादा रह जाता है और ये इससे मतलब पहले टाइम पे जन्म ले जाता है, इसीलिए ये भी एक कहानी है। तो ये दुर्योधन हो जाता है छोटा, अब मामला और फंस जाता है। ये तो सोचता रहा था हमारा बेटा टाइम पे जन्म ले जाएगा तो हम और दावा ठोक देंगे, ये दिक्कत हो जाता है। चलो इसीलिए पूरा महाभारत का सारा मामला इसलिए बिगड़ जाता, नहीं तो ये बिगड़ता अगर ये बड़ा रहता तो जिद करके करवा, क्योंकि ये बहुत, इसी के बारे में पूरा कहानी है तुम्हारा। ए मोटर ऑफ किए हो मोटर, चलो देखो हल्ला नहीं करना, चुपचाप बैठ के पढ़ो। देखो तो अब सारा मामला यहाँ बिगड़ जाता है। अब सुनो कहानी, तब जाके जो है अब ये तुम्हारा धृतराष्ट्र भले छोटा रहता है, सुनो धृतराष्ट्र छोटा सॉरी धृतराष्ट्र बड़ा रहता है, इसका बेटा छोटा रहता है, तभी से इसके दिमाग में भूलते रहता है कैसे करके इसको हमको राजा बनाना। इसीलिए क्योंकि ये अंधा है, इसका काम भी होता है गड़बड़ सरबड़, इसीलिए जो लेखक है इसको अंधा युग, ये जो अंधा युग उसी टॉपिक से सेलेक्ट करके लिया गया। इसके कारण सिर्फ धृतराष्ट्र के महत्वाकांक्षा मतलब निजी इच्छा के कारण पूरा महाभारत करवा देता है। ये एक अलग अलग पर्यंत रहता है, उसमें भी देखो क्योंकि इसका बेटा था शुरू से पर्यंत था 1 नंबर का, ठीक है शुरू में पढ़ाई भी होता है, शिक्षा भी है, योग्यता भी है, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करते। लोगों का मानना ये था, इसके पिताजी जिद कर रहे थे इसको हम राजा बना देंगे, लेकिन तुम्हारी योग्यता भी तो होना चाहिए, लोग इसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो लोग पसंद नहीं कर रहा है तो सब युधिष्ठिर को लोग पसंद कर रहा है, इसीलिए मामला लटक जाता है। फिर क्या हो जाता है, अंत में डिसीजन किया जाता है कि दोनों को कुछ राज दिया जाता है, तो सब अपना अपना राज करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि तुमको जुआ के माध्यम से, क्या होता है जुआ के माध्यम से ये पूरा राज हार जाता है, ठीक है। पहले उस टाइम में जुआ होता ऐसे होता था ना, उसको क्या बोलते पूरा बताते हैं ना, मतलब जुआ के माध्यम से सब कुछ हार, सब कुछ बोले हैं। उसमें लास्ट टाइम में क्या होता है ना, देखो उस टाइम में क्या होता है ना, एक पासा उसको बोलते हैं, पासा का खेल, जो उसमें महाभारत में टर्म यूज किया, क्या पासा, क्या हुआ पासा का खेल, ठीक है। तो पासा का खेल होता है, ठीक है, और ये फिर ये पूरा का पूरा ये हार जाता है। ये इसी में कहा गया है कि द्रौपदी लास्ट में उस टाइम में क्या होता था कि इतना वो मतलब खेलते खेलते इतना मग्न हो गया कि वो उसको ये नहीं पता चला, मतलब ये होता है कि अब जीत जाए, मतलब एक दौड़ पे दौड़ लग गया। अच्छा ठीक है, तुम जैसे ऐसे हुआ कहानी, चलो ठीक है जमीन हार गया तो कोई बात नहीं, किसी भाई को दौड़ पे लगा दो, पूरा इसमें दौड़ ऐसा था, ये मतलब इतना तेज था, मतलब उसके मामा शकुनी का कहानी है, थोड़ा डिटेल से जब पढ़ाएंगे ना तो पूरा काफी लंबा लग जाएगा। इसके मामा होते हैं शकुनी, सारा खेल इसी का होता है। क्या हुआ शकुनी मामा, एक कहानी में तुम लोग मजाक में शकुनी मामा सारा प्रयत्न रच के, और वैसे भी वो पासा कहीं बाहर जादूगरी वाला पासा मंगाया जाता है। हालांकि देखो ये जादूगरी वाला था या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये कहानी महाभारत में क्या क्या दर्शाता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूरा राजपाट हो गया,
और इस महाभारत में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है द्रौपदी को। क्या किया हुआ? द्रौपदी को। क्यों? 2 कारण से। और इस पर बहुत ज्यादा टीकाएं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में राजा का दिमाग देखो, एक पूरे लड़की को मतलब अपने वाइफ को पूरे दांव पे लगा दिया। तो पहला गलत पॉइंट ये किया। दूसरा बात ये कहना चाहता है महाभारत कि लड़कियों की कितनी खराब दशा थी कि वो उसको जुआ में लगा दिया और कुछ बोल भी नहीं सकती। देखो महाभारत का कहानी क्या है नहीं है मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रसंग है, जो महत्वपूर्ण, जो मैसेज, जो सूचनाएं देना चाहता है लेखक या जो लेखक लिखे हैं, वो इम्पोर्टेंट बात। तो चलो कहानी ये हुआ कि मामा शकुनी दिमाग लगा के क्या करता है, पासा लाता है। वो जादूगरी पासा होता है, उससे धीरे धीरे हारते जाता है। क्या होता है? हारते जाता है। और दुर्योधन जो है धीरे धीरे करके पहले जैसे राज जीत लेता है, फिर कहता है कि अलग अलग भाई को दांव पे लगा, ऐसे बोलता है भाई को दांव पे लगाओ सारा राज तुम्हारा हो जाएगा। तो उसके दिमाग इस तरह से युधिष्ठिर हारते हारते हारते। उस टाइम एक दूसरा पॉइंट ये था कि एक बहुत ज़्यादा बड़े भाई के प्रति एक भक्ति भाव भी होता था, और एक राजा के नाम पे भी उसका मतलब आदेश को मानने के लिए वाद होता था। 2 कारण। एक तो बड़ा भाई के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हो गया, तो युधिष्ठिर जो बात बोलता था उसके लिए, जैसे अब देखो छोटा भाई को दांव पे लगाया तो मना कर देता, हम क्यों लगाएंगे दांव पे, ऐसा सिस्टम नहीं था। 2 कारण से नहीं था। एक तो आदर बहुत ज़्यादा था, और दूसरा ये राजा के नाम से कि नहीं हमारा भाई राजा है, इसलिए ऐसा नहीं करते। 2 पॉइंट समझे? अब समझो। इस तरह से लास्ट में अपने पत्नी को, जबकि उसको पता भी नहीं होता, अब द्रौपदी थोड़े वहां पे बैठी हुई, लेकिन उसको भी किसको क्या होता है, द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है। वो अपने महल में रहती है, तो इतना बहुत दुखद दृश्य है। उसको बाल पकड़ के खींच के लाया जाता है राजधर्म दरबार में, ठीक है। तो उसको लाया जाता है, जो भी है उसका कहानी। तो खैर अब तो हमारा ये टॉपिक है, इसीलिए फिर उसमें महाभारत का फिर स्टोरी चलता है, और उसमें इसे द्रौपदी का काफी अपमान होता है, इसलिए वो टाइम पे पीन मारती रहती है। ऐसे होता है पीन मारने का मतलब जैसे बीच बीच में भूल गए, ठीक है, भूल गए कि नहीं, तो ये याद दिलाती रहती है सारे भाइयों को, आप कोई नालायक है, कोई काम के नहीं है, आप खाली नाम। जैसे अर्जुन अपने टाइम में बहुत बड़ा धुरंधर था, फिर कहा जैसे सुस्त नहीं हो गया क्या। अब जैसे काव्य कहानी चला शुरू में खूब लगता है अरे यार इसको हराना चाहिए द्रौपदी का, लेकिन द्रौपदी का एक वहाँ पर संकल्प ले ली। जब उसका ये हुआ बाल खींचने वाला वो, तो उसके बाद वो पूरा बाल खुले रखने लगी, कभी वो बाल नहीं बांधती थी, और हमेशा उसको याद दिलाती रहती थी जो है कि देखो आपको जो है इस सबको मारना है। तो इस तरह से फिर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद अंत में इसका विजय होता है। कृष्ण बहुत कोशिश करता है युद्ध ना हो, लेकिन होने को टाल नहीं सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का रोल यहाँ तटस्थ के रूप में, तटस्थ मतलब वो चाहते हैं ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, हम कंडीशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि नेचर अलग चीज़ होता है, भगवान अलग चीज़ होता है। इसके बारे में बाद में बात करें। लोग समझता है प्रकृति और भगवान एक चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति अलग चीज़ होता है, भगवान अलग चीज़। प्रकृति नहीं, प्रकृति बहुत बड़ा चीज़ होता है, भगवान उसका एक छोटा सा एक पार्ट है। लोग उल्टा समझता है, हम बता देते हैं। नेचर यानी प्रकृति जो है ना, ठीक है, और जो प्रकृति और भगवान, तो अंतर हम इतना समझते हैं, इसमें क्या है अंतर, बस कि भगवान जो है प्रकृति के साथ तालमेल कर लेता है, इसलिए भगवान प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उसको प्रकृति का रहस्य पता है। ये सब तुम अभी पॉइंट नहीं समझोगे, तो ये प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन इसका प्रकृति नहीं, प्रकृति बहुत बड़ा चीज, उसके अंदर ये एक पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इतना पावर होता है कि हम प्रकृति को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करेगा। प्रकृति के नियम में कहा जाता है ना, तो तुम सीरियल में उसके कार्य में कोई भगवान हस्तक्षेप नहीं करता। चलो फिर भी कोशिश करता है। आप जैसे भगवान बहुत लोगों को जिला सकते हैं, नहीं जिलाते, जरूरी नहीं है। यहाँ कृष्ण के बारे में दिखाया गया, कहीं कहीं लोगों को जीवन दान भी देते हैं, तो थोड़ा प्रकृति में हस्तक्षेप किए हैं। कब? जब वो उनका अकाल मृत्यु हो गया, ठीक है, जैसे उत्तरा के गर्भ में होता है उसका पुत्र, ठीक है। इसके अलावा जहाँ कृष्ण शिक्षा लेता है, सॉरी उसका गुरु का नाम भूल गया अभी, जहाँ पे वो शिक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे उनके गुरु का जो बेटा खो जाता है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उसके बेटा को ला देते हैं, वो तो अकाल मृत्यु हो गया था उसका भी। तो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फिर भी देखो भगवान कृष्ण बहुत कोशिश किए कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध होकर आता है,
और इसके बाद युद्ध होता है और अंत में हार जाता है। और इसमें संजय के बारे में भी दिया गया है। संजय, इसकी पत्नी गंधारी, देखो अब चलो ये सब समझ गए। अब थोड़ा 1-2 पात्र के बारे में और जानना पड़ेगा और इसका क्या क्या रोल है थोड़ा हम बता देते हैं। ये दुर्योधन तक समझ गए कहानी। अब है क्या, 2-3 पात्र और जान लो। एक तो हम कृष्ण, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछता है तो थोड़ा जान लोगे तो खुद तुम लिख सकते हो। जैसे कृष्ण के बारे में, ठीक है, कृष्ण, श्री कृष्ण लिख लगा दो तो लोग नाराज हो जाएगा, हिंदू धर्म वाले नाराज हो जाते हैं। श्री कृष्ण, ठीक है। गंधारी माता, ठीक है, गंधारी माता लिखना नहीं है माता को, ऐसे लिख दिए, सब खुश हो जाओ तुम लोग। गंधारी। तीसरा संजय, संजय। चौथा धृतराष्ट्र बता ही दिए हैं। और एक है यूतुत, क्या है नाम है, भूल गए थे इसका, भूल जाते हैं, अजीब सा नाम है, जो कौरव का भाई रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बताते हैं इसके बाद। तो इस तरह से क्या होता है, ये सब पात्र है। थोड़ा इसका क्या क्या, इसमें बहुत लंबा कहानी है, समझे, पढ़ने लोगे ना तो। अच्छा विदुर, हाँ विदुर, अच्छा याद आ गया, विदुर और धृतराष्ट्र, देखो मतलब क्या। और यानी इसके अलावा जैसे देखो श्री कृष्ण हो गए, ठीक है, गंधारी हो गए, विदुर के बारे में देखो, विदुर भी है। ये सब क्या है पात्र बता देते हैं। विदुर, ठीक है। इसके अलावा देखो युयुत्सु, ये क्या है, युयुत्सु, ठीक, युयुत्सु, ठीक है। इसके अलावा गंधारी तो बता ही दिए हैं, गंधारी, ठीक है। इसके अश्वत्थामा और तुम्हारा धृतराष्ट्र, ये टोटल 6 पात्र है इसमें। ये 6 पात्र का क्या कहानी है, ये थोड़ा स्टोरी समझ में आ गया, इसको मिटा दो। आप देखो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा इस पूरे कहानी को समझ में, 2 दिन लगेगा, 2 दिन में तुमको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा हो गया, छोड़ दें, नहीं याद रहेगा, छोड़ देंगे तब दूसरा चीज पढ़ लेंगे। इसका बोर्ड मिटता नहीं है, वही बोर्ड सही बड़ा के कारण इसको लगा दिए। चलो देखो हम क्या कर रहे थे, हाँ देखो कितना टाइम हो गया। क्या करें, चलो देखो हमको कैसे लिखना है। महाभारत से लिया गया, याद करने का तरीका, अंधा युग है, महाभारत से लिया गया अंधा युग, इसी में हम लोग उसका राज। अब इसके बारे में स्टोरी क्या है सुनो, इसमें 2 चीज हमको पढ़ना है। देखो तुम लोग को याद करने की, एक क्या है, एक है तुम्हारा कौरव, कौरव लिख लो, कौरव, यहाँ हिंदी होगा तो सही करना। ये चूंकि 100 भाइयों का समूह होता है, 100 भाइयों का समूह होता है, ठीक है। इसका 100 भाइयों के समूह का नाम कौरव, न कि किसी एक भाई का नाम है कौरव। तो सब जो विभाग कई देर के बाद पढ़े हो, जो आधा घंटा के बाद, अब छुट्टी जो अभी देखो कौरव, पांडव, पांडव, ठीक है, पांडव 5 भाइयों के समूह को बोलते हैं हम लोग पांडव, ठीक। ये देखो लोग समझता नहीं है, कौरव 100 भाइयों के समूह को कौरव, पांडव 5 भाइयों के समूह को पांडव। इसमें जो हमको समझना है, कौरव ये चूंकि भाई है, भाइयां सब सारे भाई हैं, ये भी भाई है, तो इसके पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी यहीं से शुरू होता है। महाभारत का जो असली मुद्दा होता है यहीं से शुरू होता है। कौरव के कौरवों, यहाँ लिख लो कौरवों, यहाँ पांडवों, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे पिता,
क्या होगा? पिता। पिता कौन इसका? कौन था? पिता धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राष्ट्र। पिता पांडु। धृतराष्ट्र। ये हो गया। चलो इसी तरह से पांडव, पांडव का पिता, इस देखो इस एरो में लिखो पिता, ठीक है? कौन था? पांडु। इसका नाम है था पांडु। ये हो गया। चलो दूसरा, इसकी माता का नाम, माता यानी मम्मी, इंग्लिश अंग्रेजी में मॉम। माता कौन? गंधारी। 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 चलो इसके माता का नाम क्या? कुंती। क्या? कुंती। कुंती हो गया। चलो अब इतना तो हम लोग समझ लिए। अब पांडवों में सुनो, कौरवों में सबसे बड़ा भाई, देखो ऐसे लिखो, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, कौरवों का सबसे बड़ा भाई कौन बताया? कौरव का सबसे बड़ा भाई हाँ। नहीं पता है। अभी बताए थे ना, दुर्योधन हाँ, और युधिष्ठिर। तो क्या नाम था इसका? दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन, ठीक? इसको मार्क करो क्योंकि इसका कहानी ये सब इम्पोर्टेंट। दुर्योधन, इसका सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर। क्या हुआ? सबसे बड़ा भाई कौन है? युधिष्ठिर। क्या लिखोगे? यू दादा संधु युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर हो गया। ये देखो, ये तुम्हारा ये दो भाई है, इसके सबसे देखो, ये बड़ा भाई का नाम क्यों लिखे और भाई के क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सुनो देखो, क्योंकि राज में राज किसका होता था? बड़ा भाई का राज था। क्यों लिखा गया? देखो युधिष्ठिर क्योंकि सबसे बड़ा है, क्योंकि राजा बनने का अधिकारी यही दोनों होगा। ठीक है, कहानी तुमको बता दिए कि क्या क्या है इसमें वो। ठीक है, ये इसका पार्ट है। इसके अलावा हम जो पात्र के बारे में पढ़ेंगे इसमें, एक दो पात्र और है। पात्र मतलब क्या होता है कि पात्र मतलब होता है कि एक तरह से अभिनय जो करता है, नाटक में जो अभिनय किया जाता है उसको बोलते हैं पात्र। ठीक है, मतलब उसमें जो अलग अलग लोग हैं जो उसमें जिसका काम है उसको पात्र बोलते हैं। अब इसमें देखो दुर्योधन हो गया। अब इसमें इसके अलावा ये बता दिए कुंती, इसके अलावा है तुम्हारा कौन कौन सा नाम बताए? संजय, कृष्ण भी है, नाम लिखे थे ना, 4-5 पात्र और लिख देते हैं। देखो पहला बताए थे श्री कृष्ण, ये सब लिख लो इसलिए क्योंकि इसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन। श्री कृष्ण, ठीक। दूसरा श्री कृष्ण हो गया, इसी में लिखेंगे। हाँ इसमें लिख लो ना। देखो देखो यहाँ पे लिख लो पात्र, पात्र, ठीक है, नीचे में लिखते जाओ, हाँ एक दो करके ऐसे करके। पात्र पहला श्री कृष्ण, दूसरा विदुर, विदुर, ठीक है, क्या हुआ? विदुर, एक मिनट हर्षी का, विदुर, ठीक है। तीसरा दूसरा हो गया विदुर। तीसरा युयुत्सु, क्या है? इसको बोलते हैं यू तो सरसुकार, युयुत्सु, युयुत्सु। चौथा पात्र क्या है? गंधारी, गंधारी। पांचवा धृतराष्ट्र, एक मिनट सुनो, पचारे बने अश्वस्थामा, क्या हो? अश्व
थामा। थामा, चौथा समझो थामा, थामा। और छठा धृतराष्ट्र। क्या है? धृतराष्ट्र। छठा धृतराष्ट्र। चलो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र हो गया। ये पात्र के बारे में चूंकि पढ़ना इसलिए तुमको लिखा दी, ठीक है। थोड़ा सा बता भी देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। थके नहीं ना हो, बस इसको बता के फिर स्टोरी बंद करते हैं। ये तो ठीक है, इसका कहानी है और ये इसका पात्र है जिसके बारे में स्पेशल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में आप बताइए। तो श्री कृष्ण का क्या रोल है? क्योंकि भगवान है तो इसका रोल न्यूट्रल है, वो चाहते हैं युद्ध न। अभी आज इतना ही जानो, बाकी डिटेल से बताएंगे। विदुर कौन है? तो विदुर जो है इसका एक भाई और होता है, कौरव, पांडव और विदुर। सॉरी मतलब नहीं, ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई होता है एक्चुअली। मतलब कौरवों का जो पिता है धृतराष्ट्र, पांडवों का जो पिता है पांडु, और इसका एक भाई और होता है विदुर। यानी इसका युधिष्ठिर और दुर्योधन का कौन हुआ? विदुर। बड़का पापा नहीं, मतलब चाचा हो गए। बड़का पापा कब कहेंगे? जब हमको ये कन्फर्म, जबकि हम तुमको शुरू में ही बताया ये सबसे बड़े हैं, तो बड़का पापा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जब वैसे एक चीज और रूल है, जब तक हमको पता नहीं हो तब तो हम बड़े पापा नहीं बोलते, हम चाचा ही बोलते हैं। तो विदुर चाचा है, अब चाचा में सबसे बड़े हो गए तो बोल देते हैं बड़े पापा, ठीक है। तो विदुर इस तीनों का भाई है और इस दोनों का चाचा, ठीक है। तो विदुर यही है। विदुर का नाम क्यों दिया गया? विदुर बहुत विद्वान होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके बारे में दिया गया। विदुर को बहुत दुख होता है युद्ध का, लेकिन विदुर का चलता नहीं है कि उसके पीछे कारण है कि ये सबसे छोटा होता है। दूसरा कारण एक और भी है, क्योंकि ये एक दासी का पुत्र होता है। ये दासी क्या है इसके बारे में बताएंगे। दासी माने एक्चुअली सेवक होता है, काम करने वाली का एक पुत्र होता है। इसके बारे में जब हम और रामायण थोड़ा बैक में जाएंगे ना तब बताएंगे इसका कहानी, ठीक है ना। सॉरी, महाभारत जब थोड़ा बैक करेंगे तब विदुर का। तो ये दासी का पुत्र होता है विदुर, इसीलिए थोड़ा इसका चलता कम है पहला। दूसरा ये सबसे छोटा होता है, समझे। युयुत्सु कौन होता है? ये इसका बारे में इंटरेस्टिंग कहानी। युयुत्सु कौरवों का ही एक भाई होता है। क्या है? ऐसे लगा लो, अगर इस तरह से बचा हुआ है, इसी का भाई है ये, इसी का भाई है, इसी का भाई है ये, कौरवों का भाई। तो या शॉर्ट में ऐसे लगा लो एरो करके, इसी का भाई है, ठीक है। लेकिन नहीं, युयुत्सु, विदुर तो इसके चाचा जी हैं, लिख लो यहाँ कौरवों का भाई। लेकिन इसके बारे में कहानी क्या होता है देखो, क्योंकि जब महाभारत शुरू होता है, रुको हल्ला नहीं करो, महाभारत जब शुरू होता है तो कहा जाता है कि कौन किसके तरफ से लड़ेगा। ये भी इंटरेस्टिंग कहानी, उसमें आदमी बटाता है, क्या होता है उसमें फ्री होता है। महाभारत की इंटरेस्टिंग कहानी क्या होता है, ये नहीं कि सारा हम भाइयों की तरफ से लड़ेंगे, ये कहानी नहीं होता है। महाभारत कहा जाता है जिसको जो लगता है, जिसके साथ जिसको लगता है कि पांडव सही है तो पांडव के साथ लड़ो, जिसको लगता है कि ये कौरव सही है तो कौरवों के साथ लड़ो। उसमें युयुत्सु उसी का एक भाई होता है जो पांडव के तरफ से लड़ता है, इसीलिए इसका विशेष दिखाया गया है। इससे तुम्हारे पास हाँ भाई होके लड़ रहा है, लेकिन चूंकि ये ईमानदार है, उसको पता नहीं लगता है कि हमको पांडव के साथ होना चाहिए, इसीलिए इसके साथ वो लड़ता है। इसीलिए इसका एक मर्मम दृश्य ये दिखाया गया है कि जब ये जाता है जीत के तो उसको सब मजाक उड़ाते रहते हैं, देखो भाई के साथ नहीं लड़ा, जैसे गाँव में ऐसे होता है, जैसे ही युयुत्सु के बारे में ऐसा। तो ये इसका क्या कौरवों का एक भाई है जो इसके तरफ से लड़ता है, पांडव की तरफ से। उसको लगता है नहीं इसके तरफ से लड़ना चाहिए, सीधा सा बात, उसमें कोई और बात। गंधारी के बारे में बताएं, कौन है गंधारी? उसकी माँ, कौरवों की माँ है गंधारी। गंधारी एक्चुअली गंधारी और कुंती बहुत विवश है दोनों। क्यों विवश है? क्योंकि महिलाओं का अधिकार नहीं है। क्यों है? देखो गंधारी और कुंती दोनों विवश महिलाएं हैं, उनके अलावा रोने के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान से समझो, हम जैसे बोलते हैं तुम कॉपी में वैसे लिख भी सकते, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, ठीक है। उस तरह से आप तुमको बिना गेस्ट पेपर देख के लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे वो बताएंगे ना। जैसे देखो गंधारी और कुंती विवश है, इसलिए विवश है दो कारण से। एक तो महिलाएं हैं तो महिलाओं का अधिकार कम है, ऐसे ही पॉइंट को मिला के लिखो। गंधारी और कुंती विवश है, महिलाएं। दूसरा, महिलाओं का अधिकार नहीं है ज्यादा, ठीक है, बोलने का।
ठीक। तो ये दोनों आपस में बैठ के सब गला मिलके बस रोना ही इसका काम, क्योंकि वो युद्ध को कंट्रोल नहीं कर सकती। सब कहती है कि देखो इसका बेटा है, ये है। गंधारी भी समझती है कि हमारा हस्बैंड जो है पागल है। पागल नहीं, पागल से नहीं यूज करना चाहिए, मतलब उसको गड़बड़ है, वो ज्यादा महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी है तो ये समझती थी इसका रिजल्ट। पता है इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए क्या होता है, जब युद्ध में क्या होता था, देखो ये लोग दुश्मन है, फिर भी जब इसका बेटा लोग आता था इसे आशीर्वाद लिया जाता था कि बड़ी मम्मी रहती है, बड़ी मम्मी आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद दे देती है पांडवों के सबसे भाई युधिष्ठिर को, जाओ तुम्हारी जीत होगी। सोचो कितना ईमानदार होती है पहले महिला। ये नहीं कि उसका भाई है तो ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। भले उसके सीने में दर्द है लेकिन ये समझती है कि युधिष्ठिर ईमानदार है। पता है क्या देती है कि जाओ तुम विजय हो जाओ। इसकी फिर दुर्योधन बोलता है कि तुम कैसी माँ हो, उसको तुम बोल लियो विजय हो जा, हमको बोलियो खाली तुम्हारे इसको आशीर्वाद मिलता है लंबी आयु का, क्योंकि ये जानती है कि ये नहीं जीतेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि कृष्ण पांडवों के साथ होता है। एक्चुअली कहने के लिए तो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन पूरा गाइडेंस पांडवों का कृष्ण के द्वारा होता है। तो पूरा लंबा स्टोरी है। जब कृष्ण जी सोए रहते हैं, ये दोनों भाई जाता है, कृष्ण जी को मनाते हैं, उसमें कृष्ण जी ऑफर देते हैं कि हमको लोगे कि मेरा सारा सेना लोगे। तो क्या ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब पूरा 1-2-3 घंटा रहेगा तब पूरा कहानी तुमको मजा आएगा। तो किसके इसका दिमाग तो रहता नहीं, बोलता है कि उस टाइम में कृष्ण का बहुत बड़ा सैनिक होता है, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा सैनिक माना जाता था कृष्ण का। तो वो सोचता है कि हम कृष्ण को लेकर क्या करेंगे, तो युद्ध। और दूसरा नियम ये रहता है कि श्री कृष्ण जी युद्ध में कुछ नहीं करेंगे। 2 कंडीशन, एक श्री कृष्ण जी कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा इतना ज्यादा सेना। इसका दिमाग थोड़ा मोटा, कहता है कि नहीं इसको लेकर क्या करेंगे, तो कुछ करेगा ही नहीं। मतलब श्री कृष्ण जी मार नहीं करेंगे, सीधा सा महाभारत में मार नहीं करेंगे। तो ये सोचता है अरे यार, दुर्योधन सोचता है हम किसको लेकर क्या, तो मार ना करे, तो बैठ के खाली लेक्चर मारेगा। तो ठीक है उसको हटाओ, सेना ही ले, तो सेना ले लेता है ये, ठीक है सेना ले। फिर भी लेकिन गाइडेंस होता है बहुत ज्यादा श्री कृष्ण का, इसलिए जो युद्ध जीत भी जाते हैं। चलो तो ये कहानी है। तो गंधारी बेचारी उनका रोने के अलावा कोई काम नहीं, आशीर्वाद भी देती है इसको तुम जीत जाओ। अश्वत्थामा कौन है एक्चुअली, देखो एक चीज पता है, अर्जुन का गुरु कौन होता है? अर्जुन का गुरु नहीं पता है? द्रोणाचार्य। उसको पूछो नहीं, तुम लोग पढ़े हो, द्रोण नहीं पढ़े, द्रोण का कहानी नमो समय पढ़ाया जाता है, महाभारत पढ़वे नहीं। द्रोणाचार्य। मैंने आजकल लोग सब गैस पेपर पढ़ के पास हो जाते हैं। द्रोणाचार्य तो द्रोण का कहानी है, पहले सुंदर कांड होता था किताब सब में। तो द्रोणाचार्य का कहानी क्या है, तो द्रोणाचार्य इस पांडवों और दोनों का गुरु हो। तो वो बेचारा सबको शिक्षा, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा पसंद करता है ये अर्जुन को, ठीक है। लिख लो कहीं नीचे में, इसका किसका है? हाँ मतलब सबका, कौरव पांडव दोनों का। अर्जुन का गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्जुन जो है बहुत ज्यादा इससे सीखता है, धनुष विद्या सीख लेता है, तो काफी नाम होता है इसका, इसीलिए इसका नाम है बहुत ज्यादा। तो दुर्योधन क्या करता है, द्रोणाचार्य का पुत्र होता है कौन? अश्वत्थामा। लिख लो अश्वत्थामा के बगल में ब्रैकेट में, द्रोण का पुत्र या द्रोणाचार्य का पुत्र, वहाँ लिखो ना, वहाँ पे वो जो ब्रैकेट है ना, वहाँ पे यहाँ अश्वत्थामा के ब्रैकेट में डाल के लिखो, यहाँ पे ऐसे द्रोण का या द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र। सबका कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर बैठेंगे नहीं यहाँ तो कम से कम 2 घंटा तुमको लगेगा। देखो आज का ऐसे स्टोरी 2 घंटा का होगा। पुत्र होता है अश्वत्थामा। क्या ये अश्वत्थामा तो पीछे में लिखे है। अरे तो ये नहीं ना लिखे हो द्रोणाचार्य का पुत्र, यहाँ ये इसके ब्रैकेट में डालो ना। सुनो आप स्टोरी। तो ये द्रोण का पुत्र होता है अश्वत्थामा, ठीक। और धृतराष्ट्र के बारे में सुनो ना, धृतराष्ट्र के बारे में बता दिए, धृतराष्ट्र कौन होता है। तो ये इसके पात्र। अब सबका क्या क्या काम है स्पेशली आप नहीं बताइए। सुनो ना, नहीं अब इसमें सबका क्या क्या काम है ये थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, तो इसके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। आज हो गया काफी, इतना काफी है पढ़ने के लिए, इतना देर तो लोग पढ़ता है भी नहीं।
वो तो स्टोरी है इसलिए बोरिंग नहीं लग रहा था, नहीं तो अगर इस तरह से अभी बहुत कहानी है इसमें और भी जानना है, लेकिन इतना काम का है तुम्हारे। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तीर वो याद करने के लिए एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा वो बताएंगे कल, ठीक है। आज इतना कम से कम समझ के एक बार याद कर लेना। इधर समझे लो कोई ककर पुत्र की ककर पत्नी की। ये सबका काम आएगा, समझे ना। सर बता ई नहीं कि बोले ऐसे नहीं। चलो जो हो गया तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हारा होमवर्क ये रहा कि इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। हम यही पढ़ेंगे। सुनो ना, बताते रुको ना। और तुम्हारा बताते हैं, और तुम्हारा रचनाएं याद करोगे, ठीक है। बाप रे, रचनाएं कभी एक दिन और कर लो रचनाएं वाला काम, और कम से नहीं याद 10 बार कम से कम लिखो 10 टाइम, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। बाप रे, माथा दर्द करने लगा। बंद करो इसको। तो ये काम है तुम्हारा रचनाएं वाला।